कस्बा था पर लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहता था। रीमा की अम्मी बचपन से ही गुजर जाने की वजह से लक्ष्मण ने रीमा का ख्याल रखने के लिए शिल्पा से दूसरी शादी कर ली। शिल्पा के घर आने से लक्ष्मण बेहद खुश था। उसे लगा कि रीमा को अम्मी का प्यार मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा हुआ। शिल्पा रीमा से घर का सारा काम करवाने लगी, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि अपने पैर और हाथ भी दबवाती। अपनी सेवा करवाने में कोई कसर नहीं रखती वो। सारा काम रीमा से ही करवाती वो। लक्ष्मण को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था। अभी तक सो रही है? उठ जा, कितना सारा काम पड़ा है। दिन भर घर पर बोझ बनकर बैठती है और काम तो तिनके भर का भी नहीं करती है। सुबह सुबह आप मुझे कुछ मत बोलिए। दिन भर अगर मैं खाली बैठती हूँ तो ये सारा काम कौन करता है? जबान चलाने में तो कोई तुमसे जीत ही नहीं सकता। आने दो तुम्हारे अब्बू को, उन्हें ये सारी बातें बताती हूँ मैं। बताओ बताओ, मैं क्या उनसे डरने वाली हूँ क्या? मैं भी सीधे मुंह कहूँगी, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। पहले आने तो दे, उसके बाद देखना। मैं भी तुम्हारी ओर शिकायत कर दूंगी कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो। ना किसी काम की ना काज की। सहन करने की भी कोई हद होती है, लेकिन दिन भर आराम करती रहती हो। आने दो अब्बू को। शाम के वक्त लक्ष्मण मायूस होकर घर आया। शिल्पा ने कहा, क्या हुआ? आप तो मायूस लग रहे हैं। कुछ बात हो गई क्या? या किसी ने कुछ कह दिया आपको? रीमा, जाकर पानी और कुछ खाने को लेकर आओ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। हमारी पूरी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी के नुकसान में जाने की वजह से हमारे मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कई पुराने और नए नौकरों को काम से निकाल दिया है। ये कैसी बात हुई? आप तो कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। अगर काम छूट जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हे मालिक। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कुछ पैसे रीमा की शादी के लिए भी बचाए थे। इसी का इस्तेमाल करके कुछ धंधा खोलना होगा। अब्बू, क्यों ना हम वड़ा पाव का धंधा खोलें? ये वड़ा पाव का धंधा चल जाएगा। मैंने देखा है, वड़ा पाव का धंधा बहुत सस्ता और अच्छा होता है और लोगों का कम पैसों में ही पेट भर जाता है। और सस्ते होने की वजह से लोग इसे दिन में कई बार खा सकते हैं। धंधे से क्या होगा? आप कोई काम ही ढूंढ लीजिए। बड़ी आई वड़ा पाव का धंधा करने वाली, जाकर अपना काम करना। नहीं, रीमा सही कह रही है। वड़ा पाव का व्यापार जोरों से चलेगा। मैं अभी इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। जी अब्बू, इस धंधे में आपकी मदद कोई करे या ना करे, पर मैं जरूर करूँगी। कोई करे या ना करे, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी अपने शौहर का काम में हाथ बटाऊंगी। वो तो मुझे पता है कि आप हाथ कैसे बटाने वाली हैं। सारे काम मुझसे ही करवाएंगी, सब जानती हूँ मैं। रीमा की बातें सुनकर लक्ष्मण वड़ा पाव का धंधा शुरू कर देता है। यहाँ भी शिल्पा सारा काम रीमा से ही करवाती है। लोगों को वड़ा पाव देने से लेकर बड़े बड़े बर्तन साफ करवाने तक का काम रीमा ही करती है। शिल्पा तो बस एक बेगम की तरह वहाँ बैठी रहती थी। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। लक्ष्मण बस चाहता था कि रीमा का स्कूल में दाखिला करा दे। तब शिल्पा ने कहा, नहीं, स्कूल कुछ नहीं, हमें एक और वड़ा पाव का धंधा शुरू कर देना चाहिए। रीमा अगले साल भी तो पढ़ सकती है। हाँ, और आपको नहीं लगता आप उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? अगर हमारा बच्चा होता तो क्या आप उस पर भी इतना ध्यान देते? अरे मुझे पता है कि सारा का सारा काम वही दुकान पर करती है। तुम उससे सारे काम करवाती हो और पूरे दुकान की लक्ष्मी वही तो है। अगर वही सब करती है तो फिर मैं क्या करती हूँ? आपके लिए मैं बोझ हूँ ना? दुकान मेरी ही है, मैंने ही इतने काम करके उसे सफल किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाली वड़ा पाव की दुकान आप मुझे दे दीजिए और फिर तय कर लीजिए कि आप अपनी बेटी के साथ रहेंगे या मेरे साथ। शिल्पा और लक्ष्मण का बहुत बड़ा बहस हो जाता है। लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहने लगता है।
शिल्पा अपने भाई को अपने मायके से बुलाकर अपने परिवार से अलग होकर वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन वो दुकान तो रीमा की वजह से चलती थी और इस वजह से शिल्पा की दुकान में कुछ ही ग्राहक आते। लेकिन लक्ष्मण और रीमा अकेले हो गए थे और लक्ष्मण के पास कोई और दूसरा काम भी नहीं था। बेटा, मैं फिर से उसी जगह आ गया जहाँ कुछ महीने पहले था। अब फिर से काम की तलाश पर निकलना होगा। शिल्पा ने हमसे हमारी दुकान हथिया ली। अपने भाई को बुलाकर उसने उसके साथ धंधा करके उसने हमें अकेला कर दिया। बेटा, अब चिंता मत कीजिए अब्बू, क्यों ना हम उल्टा वड़ा पाव बेचे नई दुकान खोलकर। उल्टा वड़ा पाव? उल्टा वड़ा पाव ये कैसे बनता है? ये नए प्रकार का वड़ा पाव है जिसमें पाव के अंदर आलू की स्टफिंग की जाती है और फिर उसे बेसन में लपेटकर तला जाता है। एक बार मैंने ये बात अम्मी से भी कही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये करने से मना कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुकान पर ये बेचें। मुझे तुम पर यकीन है। मैं अभी इसी चीज का बंदोबस्त करके कल सुबह से इस चीज को शुरू करता हूँ। तो मैं भी इस चीज के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देती हूँ। बहुत मजा आएगा। हमारा धंधा बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होगा। और क्या था, लोगों ने उल्टा वड़ा पाव के बारे में सुना ही नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि रीमा ने उल्टा वड़ा पाव का ठेला शुरू किया है, सारे के सारे रीमा के यहाँ पर आया करते थे उल्टा वड़ा पाव खाने के लिए। दुकान पहले ही दिन से बहुत अच्छी चलने लगी और शिल्पा के वड़ा पाव की दुकान से कोई भी वड़ा पाव नहीं लेता था। अरे रीमा बिटिया, हमें भी उल्टा वड़ा पाव का स्वाद चखाओ। अरे हम भी तो खाकर देखें जरा। जी काका, अभी लाई। उनकी दुकान तो खूब चल रही है और अगर हमारी दुकान ऐसी चलती रही तो मुझे घर जाना होगा। यहाँ मच्छर मारने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊँ। लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या ये है तुम्हारे बड़े भाई होने का फर्ज? शिल्पा का धंधा न चलने की वजह से उसका भाई अपने घर चले जाता है और शिल्पा अकेली पड़ जाती है। ना धंधा रहा, ना ही घर और ना ही भाई ने मदद की। दूसरी तरफ रीमा अच्छे स्कूल में जाने लगी। उसका उल्टा वड़ा पाव का धंधा खूब चलने लगा। लोग दूर दूर से आते थे उसका उल्टा वड़ा पाव का आनंद लेने के लिए। अब्बू, अम्मी अब अकेली हो गई है। उन्हें अब उनकी गलती का एहसास भी हो गया होगा। तो क्यों ना हम उन्हें वापस बुला लें? इससे हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। रीमा की बात सुनकर लक्ष्मण ने शिल्पा को माफ कर दिया और उसे घर बुला लिया। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने तुझे हमेशा डांटा, काम करवाया, लेकिन तुमने मुझसे इतना प्यार किया। मैं हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारे घर की असली लक्ष्मी तो तुम ही हो। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आखिर हूँ तो मैं आपकी बेटी ही ना। बस अब आप एक शर्त लगाइए कि आप उल्टा वड़ा पाव मुझसे ज्यादा खाकर दिखाएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे ज्यादा उल्टा वड़ा पाव खा सकूं। अब देखिएगा आप, हम माँ बेटी मिलकर ऐसा धंधा करेंगे कि पूरे शहर में ऐसा धंधा किसी का ना हुआ होगा। अब इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरी बेटी, अब से मैं तुम्हें बस तोहफे ही दूंगी, काम काज से बिल्कुल दूर रखूंगी। लक्ष्मण का उल्टा वड़ा पाव का धंधा खूब अच्छे से चलने लगा और उनका पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे।
हाँ अम्मी, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ। तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है। तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह,
क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। मुकेश एक गरीब घर का लड़का था। वो अपनी बीवी पूनम और बेटे चीकू के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। ये मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या फायदा जब कोई खरीदता ही नहीं। चलो आकर खाना खा लो, काफी देर हो चुकी है इस मिट्टी से खेलते हुए। अरे अगर इस मिट्टी से नहीं खेलूंगा तो पेट कैसे भरूंगा? थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उन्हें बनाने दो। अब्बू, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दो। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दूंगा। रहने दो, तुमने मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या पा लिया जो तुम्हारा बेटा पाएगा? इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे मगर हमारी खानदानी मिराज यही है, इसे अपनी मिराज की जानकारी तो होनी चाहिए ना। क्या जरूरत है ऐसी परंपरा को याद रखने की जिससे कोई फायदा ही ना हो। आए दिन पूनम मुकेश को इस काम के लिए सुनाते रहती थी, लेकिन मुकेश ये काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम ने मुकेश से कहा, यहीं कुछ दूरी पर जाकर एक कॉलेज खुल रहा है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। मेरा ख्याल है कि क्यों ना हम वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लें। इन मिट्टी के बर्तन बनाने से तुम्हें कोई फायदा तो होता नहीं है, बेकार में अपना वक्त जाया करते हो और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए, मिट्टी नहीं। तुम बिना बात के मेरे बनाए हुए बर्तनों को क्यों कोसती रहती हो? एक दिन देखना ये बर्तन ही काम आएंगे। मुझे ये बेवजह की बातें नहीं चाहिए। मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं चाहती हूँ तुम उन पैसों से कॉलेज के सामने दुकान खोल दो। वहाँ के लड़के लड़कियाँ चाय पीने जरूर आएंगे। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। कॉलेज बनने से पहले ही वहाँ पर बहुत सारी दुकानें खड़ी हो गई हैं। आखिर मेरी दुकान क्यों चलेगी वहाँ पर? पूनम नहीं मानती और वो मुकेश को पैसे थमा देती है और उसे बाजार से सामान लाने के लिए भेज देती है। मुकेश पूनम के आगे हार जाता है और चाय का सामान लेकर कॉलेज के बाहर एक दुकान लगा देता है। जाने मन, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, मेरी चाय कोई नहीं पिएगा। आज बस 20 चाय ही बिकी है। बस 20 चाय बिकी हैं। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इससे तो जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा। चीनी इतनी महंगी हो गई है और पत्ती का तो कोई जवाब ही नहीं। अरे वहाँ पर इतने सारे लोग चाय बनाकर बेचते हैं, कुछ तो कॉलेज के अंदर भी लेकर जाते हैं। अब लोगों के ऊपर मुनहसर करता है कि वो किस तरह की चाय पीना चाहते हैं और किससे पीना चाहते हैं। मेरी चाय बिकती ही नहीं है, मगर तुम्हें तो मुझे चाय की दुकान पर ही बिठाना है। मैं अच्छा खासा बर्तन बनाने का काम कर रहा था, मगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया। अब्बू, आप आ गए। आपने मुझे पिछले हफ्ते वादा किया था कि आप मुझे बर्तन बनाना सिखाएंगे, पर आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं। रुक, अभी सिखाता हूँ। मुकेश चीकू को चाक चलाना सिखाता है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। वो उसे सिखाकर अगले दिन अपने दुकान पर चला जाता है। जब वो चाय की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था,
तभी चीकू दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। अब्बू देखो मैंने क्या बनाया है। अरे ये तो इडली जैसा कप बन गया। मैंने तुझे इतना अच्छा कप बनाना सिखाया था, मगर तू ये क्या बना कर लाया? अब्बू मुझसे ऐसा ही कप बना है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कोशिश करना तो अच्छा कप बनेगा और एक दिन तुम अच्छे बर्तन बनाना सीख जाओगे। छोटी चीजों से ही शुरुआत करनी चाहिए बेटा। चीकू वो इडली के आकार वाला कप वहीं पर रखकर चला जाता है। तभी एक आदमी चाय पीने आता है। अरे जनाब, एक कप चाय बनाना और मिट्टी के कप में देना। देखिए जनाब, मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, बल्कि डिस्पोजेबल हैं और मैं उन्हीं में सबको चाय देता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, यही तो रखा है कप। अरे ये तो मेरे बेटे ने बनाया है। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत कप है, बिल्कुल इडली के आकार का। मुझे तो इसी में चाय पीनी है। मुकेश उस आदमी की जिद की वजह से उसे इडली के आकार वाले कप में चाय देता है। उसे इडली के आकार वाले कप की चाय बहुत अच्छी लगती है और वो कॉलेज के सभी लोगों को उसके बारे में बताता है। सभी इडली के चाय की ख्वाहिश लेकर उसके दुकान पर आते हैं। अरे पूनम, आज तो कमाल हो गया। सब उस इडली जैसे कप में चाय पीना चाहते थे जिसे चीकू ने बनाया था। अब मैं रात को इडली के आकार का कप बनाऊंगा और सुबह उसी में सबको चाय दूंगा। इससे मेरा कारोबार और भी ज्यादा चलेगा। अरे वाह, इडली वाली चाय, ये तो अलग ही स्वाद आएगा। चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा, इडली जैसा शक्ल वाला कप बनाकर। बेटा किसका है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन बेहद मशहूर बनेगा। देखो उसने तुम्हारे चाय की दुकान में कितनी मदद की है। सब उस कप को इडली समझकर उसमें चाय पीते हैं। एक अलग ही मजा आता है उसमें चाय पीने में। हमें भी तो पिलाओ इडली वाली चाय। पूनम जैसे ही वो इडली वाले कप की चाय पीती है तो उसका स्वाद उसे बेहद अलग लगता है और वो बेहद खुश होकर कहती है, तुम तो वैसे ही इतनी लाजवाब चाय बनाते हो और ऊपर से जब ये इडली के कप में चाय डलती है तो इसका स्वाद और लाजवाब हो जाता है। अरे जब ये इडली चाय है तो इसका जायका भी तो उम्दा होगा ना। इसमें इडली जैसी अलग ही महक आती है और इसमें चाय पीकर महसूस होता है कि आप इडली खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ कॉलेज में ज्यादातर साउथ के लोग रहते हैं, इसलिए वो इडली वाली चाय को बेहद पसंद करते हैं। अब मुकेश इडली चाय वाले के नाम से मशहूर हो गया था। अब हर कोई उसकी इडली चाय पीना चाहता था क्योंकि उसकी इडली चाय में अलग ही स्वाद आता था। अरे भाई, तुम्हारी ये इडली चाय तो बहुत ही जायकेदार है, इसमें एक अलग ही मजा है। मेरे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसमें चाय बनाना पसंद करोगे? मगर मैं फिक्र मत करो, जो भी फायदा होगा वो सब तुम्हारा होगा। बस तुम मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाने का काम करो। इस इडली चाय को मेरे रेस्टोरेंट में बनाकर बेचो। अरे नहीं जनाब, मैं ये इडली चाय लोगों को खुश करने के लिए बेचता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। जब इस चाय को पीकर लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो वो मेरे लिए फायदे से लाख गुना अच्छी है। आपके रेस्टोरेंट में कोई गरीब नहीं आ जा सकता ना। मेरी चाय की दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं ये इडली चाय सभी लोगों के लिए बनाता हूँ, सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं। मुझे तुम्हारी ये सोच सुनकर बहुत खुशी हुई भाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल का ख्याल जानना चाहता था कि इडली चाय को बनाने के बाद तुम्हारे दिल में कहीं गुरूर तो नहीं आ गया। मगर तुम नेक दिल और ईमानदार आदमी हो। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ये इडली चाय की दुकान ऐसे ही चलती रहे और तुम्हें लोगों की भरपूर दुआएं मिलती रहे। मुकेश अब लोगों की इसी तरह सेवा करता रहता है। वो अपने छोटे से ही स्टॉल पर इडली चाय बनाकर बेचता है, जो कि लोगों को बेहद पसंद आती है और सब उसे इडली चाय वाले काका के नाम से मशहूर कर देते हैं। अब उसकी न्यूज़ YouTube और न्यूज़ चैनल में भी आने लगी थी। सब उसकी इडली चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो मुकेश चाय वाला नहीं बल्कि इडली चाय वाला बन चुका था।